So we have seen synthetic methods for the synthesis of alpha amino acids, and today we will Yes, sir. discuss about one of the property of amino acid, that is called dipolar ion or deuterion. Amino acids act as dipolar ion or deuterion. So गुड meaning of this dipolar ion, dipolar ion का मतलब क्या होता है? सर कौन जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन रहेगा, मतलब इन एक्वस सॉल्यूशन जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है वो एक प्रोटॉन को लूज करे और अमीनो एसिड जो है उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके जो आयन का फॉर्मेशन करता है जिटराइनिक आयन, उसी को हम लोग डाइपोलर आयन कहते हैं। ट्राइपोलर आयन कहते हैं? लेकिन ये सॉल्यूशन में जरूरी नहीं है कि आपका ज्यूटर आयन एग्जिस्ट करेगा। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, आपने काफी हद तक ठीक बताया। डाइपोलर आयन का मतलब विच हैज द टू पोल्स, ठीक है? तो वन पोल इज नेगेटिवली चार्ज, अनदर पोल इज द पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है? सो योर अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज डाइपोलर आयन इन सॉलिड स्टेट। ओके, सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करते हैं? दिस इज इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू द कौन सा अमाइन। मुझे लगा उसका एकदम अनम्यूट मुझे दिखाना, तो मैंने इसलिए उसको रिमूव कर दिया। बोल दो, ज्वाइन कर लेगी अभी तो। तो अब इससे प्रॉपर्टी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो अमीनो एसिड की जो हम लोग मान के चल रहे हैं कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जनरली क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं और वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं या ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है? बट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस इंटरनल सॉल्ट, ये इंटरनल सॉल्ट बन गया हमारा जो कि डाइपोलर आयन या ज्यूटर आयन है। और आपको पता है कि सॉल्ट्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमीनो एसिड्स हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली वाटर में इनसॉल्युबल होता है। लाइक डिजॉल्व लाइक का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो पोलर कंपाउंड होते हैं वो पोलर में सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर होता है नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है, ठीक है? वाटर इज हाईली पोलर। तो उस हिसाब से इसको या तो सॉल्युबल नहीं होना चाहिए था या इनसॉल्युबल होना चाहिए था अमीनो एसिड। But in actual, because of the formation of this internal salt or dipolar ion or deuter ion, it get dissolved very easily in water. It is highly soluble in water and it has high dielectric constant value also. ठीक है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो सॉल्यूशन से रिलेटेड होती है, एक्वा सॉल्यूशन की। तो वो भी वैल्यू भी इसकी बहुत हाई है और इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है वाटर के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हम एज्यूम कर रहे हैं, जो इंटरनल सॉल्ट जो बना रहे हैं, इट इज करेक्ट। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। तो आप जब आप देखोगे इसकी जो अनचार्ज जो स्ट्रक्चर हम अमीनो एसिड के लिए लिख रहे थे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करनी चाहिए बिकॉज देर इज नो चार्ज। बट इन एक्चुअल, because it has one negatively charged and another positively charged and it can easily conduct electricity in solution। अगर आप इसको सॉल्यूशन में करोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। आप अगर आप सॉलिड रखोगे तो सॉलिड में नहीं करेगा, क्योंकि सॉलिड में ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है? लेकिन जैसे हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन में कुछ पॉजिटिवली चार्ज भी होंगे, नेगेटिवली चार्ज भी होंगे, ड्यूट्रायन भी होगा। तो इस तरह से हमारा मूवमेंट होगा, और जब मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होगी। नेक्स्ट, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट पीएच। तो डिफरेंट पीएच पर हमारी डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगी। कैसे होंगी? कैटायनिक होगी, एनायनिक होगी और ज्यूट्रायन होगी। वो अभी आपको जब हम डिफरेंट पीएच पे दिखाएंगे, जब हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, देन यू कैन सी दिस अमीनो एसिड मे बी प्रेजेंट इन कैटायनिक फॉर्म, मे बी इन एनायनिक फॉर्म और इन ज्यूट्रायन फॉर्म। And because of this dipolar ion you will get different value of optical rotation at different pH। जो हम ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व करते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन कैसे ऑब्जर्व करते हैं किसी मॉलिक्यूल का? जो हमारे पास कोई कायरल मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, अगर हम उसका ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व करें, सपोज हमारे पास जो ये अमीनो एसिड का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, अनचार्ज स्ट्रक्चर, इट हैज ए कायरल कार्बन। ये तो हमने कल आरएस नोटेशन भी किए थे। तो ये कायरल मॉलिक्यूल है, कायरल मॉलिक्यूल है तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में होगा, इसकी एनेंटियोमेरिक फॉर्म होगी। जब हम इसका ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व करें यूजिंग द पोलरीमीटर, ऑप्टिकल रोटेशन कैसे ऑब्जर्व करते हैं? बाय यूजिंग पोलरीमीटर, ठीक है? तो पोलरीमीटर से हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व करते हैं। तो इट विल रोटेट, योर मॉलिक्यूल विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तो या तो क्लॉकवाइज में करेगा या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो आपका मॉलिक्यूल होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई स्मॉल डी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करता है तो उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। ठीक है, लीवो रोटेटरी और स्मॉल एल और नेगेटिव साइन बिफोर द नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए प्लस साइन यूज करते हैं या फिर स्मॉल डी, जो कि डिफरेंट होता है फ्रॉम द कैपिटल डी एंड कैपिटल एल है। कैपिटल डी और कैपिटल एल हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है। अगर आप देखोगे, आप इनिशियली जब इस मॉलिक्यूल का ऑब्जर्व करोगे तो इसका कुछ जो भी वैल्यू होगा, अगर आप उसको सॉल्यूशन में डिजोल्व करोगे देन यू विल हैव द कैटायनिक फॉर्म, you may have the anionic form depending upon the acidity or basicity of the solution, and you may also have the deuterion form. So if you will observe the optical rotation value at different pH, you will get the different values. ठीक है, so that is because of the presence of this dipolar ion structure of the amino acid molecule. ठीक है, समझ में आई ये प्रॉपर्टी आपको अमीनो एसिड्स की? यस सर। कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, अब बात करेंगे आगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज रिलेटेड टू द ड्यूटेराइन स्ट्रक्चर। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बेसिकली होता क्या है, पहले तो ये समझ लो आप। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज ए वैल्यू ऑफ द पीएच। क्या है? एक पीएच की वैल्यू है at which all the structure of the amino acid will exist as deuterion structure। अमीनो एसिड आपका जहां पे ड्यूटेराइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे, ना कैटायनिक स्ट्रक्चर हो ना एनायनिक स्ट्रक्चर हो, आपकी क्या हो, खाली ड्यूटेराइन स्ट्रक्चर। द वैल्यू ऑफ द पीएच एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, पीआई क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पीएच। और आइसोइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक हमने यहाँ पे जो टर्म यूज की, इट इज बिकॉज इफ यू प्लेस दैट सॉल्यूशन in between two electrodes there will be no migration toward any electrode of the amino acid। क्योंकि आप देख रहे हो ड्यूटेराइन फॉर्म में एक एंड पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरा नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर ये एंड कैथोड की तरफ भागेगा तो इधर वाला एंड जो होगा वो कहाँ भागेगा, एनोड की तरफ जाएगा, और ओवरऑल देयर विल बी नो माइग्रेशन। तो ये पीएच का जो हम पॉइंट जो निकाल रहे हैं ना आइसोइलेक्ट्रिक, जो जहां पर हमारी सारी स्ट्रक्चर ड्यूटेराइन स्ट्रक्चर फॉर्म में एग्जिस्ट करे, दिस इज कॉल्ड द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। सो यू कैन सी द सेटअप हियर। ये एक सेटअप बनाया हुआ है, देखो क्या क्या बनाया हुआ है हमने। ये हमारे पास ड्यूटेराइन स्ट्रक्चर है जो कि कहां पर है, हमारा एक न्यूट्रल पीएच है। ये हमारे पास कैसे एसिडिक और बेसिक जो है फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, अभी आप समझ लो। जब हमारा न्यूट्रल पीएच है या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है तो वहां पे हमारा ये ड्यूटेराइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम इसमें एसिड ऐड करेंगे H+। ठीक है, जब हम एसिड ऐड करेंगे देन व्हाट विल हैपन, योर कार्बोक्सिलेट विल एक्सेप्ट दिस एसिड और योर विल एक्सेप्ट दिस प्रोटॉन। यही होगा। अगर हम एसिड ऐड करेंगे तो किसका प्रोटोनेशन होगा, NH3+ का या CO नेगेटिव का, which will accept this proton? COO negative, so it will accept the proton। जब ये accept कर लेगा तो क्या हो जाएगा, ये COOH and this will remain NH3+, CHR। तो जो आप इसको लिख लीजिए, मेरे में इसमें थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा आपको, कुछ नहीं करना है, ये NH3+ एज इट इज रहेगा, CHR COOH हो जाएगा because it has accepted the proton from the acid। So this will become NH3+ CHCOOH। अब बताओ चार्ज क्या है इसके ऊपर, जो रिजल्टेंट स्पीसीज है कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये कैसी फॉर्म हुई, कैटायनिक फॉर्म, कैटायनिक। कैटायनिक हो गई। और अगर हम इस कैटायनिक फॉर्म में से वापस निकाल दें H+ को तो फिर से क्या बन जाएगा हमारा, ड्यूटेराइन। तो इसका मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस है।
तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास ये कैटानिक फॉर्म आ गई और ड्यूटरायन फॉर्म आ गई। अब देखो दूसरी साइड में, राइट हैंड साइड, इफ इट लूज H प्लस कब लूज करेगा? व्हेन वी आर एडिंग बेस। अगर हम बेस ऐड करें सॉल्यूशन में तो क्या होगा? इट विल लूज प्रोटॉन। कहां से लूज करेगा? NH3 प्लस से या CO नेगेटिव से? NH3 प्लस से। NH3 प्लस से इट विल लूज द H प्लस आयन। तो माइनस H प्लस किया हुआ है मैंने यहाँ पे, सो इट विल कन्वर्ट इनटू द NH2 ग्रुप, CHRCOO नेगेटिव। CO नेगेटिव एज इट इज रहेगा। अब बताओ ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारी? कौन सा चार्ज है इसके ऊपर? माइनस। नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म हो गई? एनायनिक फॉर्म एनायनिक हो गई ना। तो अब हमने देखो हमने देख लिया कि डिफरेंट पीएच पे हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं ऑफ द अमीनो एसिड। इफ पीएच इज लेस देन 2 तो प्रीडोमिनेंट फॉर्म हमारी कौन सी होती है? कैटायनिक फॉर्म, या आप इसको लिख सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड। CA लिखा हुआ ना, कॉन्जुगेट एसिड। इफ पीएच इज लेस देन 2 मतलब हाईली एसिडिक अगर सॉल्यूशन होगा तो आपका अमीनो एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? सर आपके टकलेपन का क्या राज है? आपके टकलेपन का क्या राज? तो अगर हम इसमें हाईली एसिडिक सॉल्यूशन रखेंगे तो क्या बनेगा? कैटायनिक फॉर्म। प्रीडोमिनेंटली इट विल बी इन द कैटायनिक फॉर्म। ठीक है। और अगर हम सॉल्यूशन को बेसिक रखें, इफ वी आर हैविंग ए पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 11, इसका मतलब क्या? इट इज हाईली बेसिक। तो हाईली बेसिक में प्रीडोमिनेंट फॉर्म कौन सी होगी हमारी? एनायनिक फॉर्म। तो ये एनायनिक फॉर्म हमारी प्रीडोमिनेंट होगी। तो ये हमारा हुआ कॉन्जुगेट बेसिक, कॉन्जुगेट बेस, ये कह सकते हैं हम इसको, इट इज ए कॉन्जुगेट बेस। तो डिपेंडिंग अपॉन सॉल्यूशंस वी आर हैविंग ऑल द थ्री फॉर्म्स। सो इफ यू प्लेस दिस सॉल्यूशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, ये देखो दो इलेक्ट्रोड्स भी मैंने लगाए हुए हैं, वी आर प्लेसिंग दिस सॉल्यूशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। This left hand side electrode is the cathode which is negatively charged, and right hand side electrode is positively charged, this is anode। तो अगर आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो हमारा अमीनो एसिड किधर भागेगा? टुवर्ड द कैथोड, इट विल मूव टुवर्ड द कैथोड। इफ यू आर हैविंग बेसिक सॉल्यूशन देन इट विल मूव टुवर्ड द एनोड। But if you are having a neutral solution or the solution which is having pH value equal to that at which all form exist as deuterion form, then there will be no net migration toward any electrode. So this point is called the isoelectric point. So it is a characteristic value of each amino acid. Each amino acid has their own characteristic isoelectric point value. आप एक टेबल आपको मिल जाएगी, लिटरेचर सर्वे करोगे तो आपको सारे अमीनो एसिड की आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वैल्यू मिल जाएगी। उसका मतलब क्या है कि उस पीएच वैल्यू का अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो हमारा अमीनो एसिड ड्यूटरायन फॉर्म में होगा। दैट्स इट। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करें? अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तो कैसे करेंगे? तो ईच अमीनो एसिड हैज स्पेसिफिक पीआई और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो यू कैन सी हियर दिस कॉन्जुगेट एसिड, पहले हमने क्या लिखा हुआ? कॉन्जुगेट एसिड, दैट इज कैटायनिक फॉर्म। सो इट विल आयनाइज टू द ड्यूटरायन प्लस H प्लस। कैटायनिक फॉर्म से जब हमारा H प्लस रिलीज होगा तो हमारे पास क्या बनता है? ड्यूटरायन, ZI से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंड रेट कांस्टेंट फॉर दिस इक्वेशन इज Ka1। So their pK value will be pKa1। ठीक है। तो जब हमारा ड्यूटरायन है, ड्यूटरायन when release another H plus ion it will convert into the anionic form। तो rate constant for that is Ka2 and their pK value will be pKa2। तो ये pKa1 वैल्यू और pKa2 वैल्यू हमें गिवन होती है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमारा क्या हुआ? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? बाई टेकिंग दिस pKa1 प्लस pKa2 एंड इफ यू डिवाइड दैट बाई 2 यू विल गेट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो जब आपके
एग्जाम में आएगा तो आपके pKa1 की वैल्यू गिवन होगी, pKa2 की वैल्यू गिवन होगी, एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट by applying this mathematical form pKa1 plus pKa2 divided by 2. Is that clear to everyone? Yes, sir. ठीक है, इजी है। conjugate acid से हमारा ज्यूट्रायन बनता है प्लस H प्लस आयन बनता है, then this ज्यूट्रायन will convert into the conjugate base by losing one proton. So we can calculate mathematically. और कहीं कहीं ऐसा भी होगा जब अगर आपके पास more than one ionizable group होता है तब हमें और तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन वो आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है। तो केमिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चे हम उनको बताते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो हैव pKa3 वैल्यूज। तो कहीं हमें pKa1 प्लस pKa2 करना होता है, कहीं pKa2 प्लस pKa3 से निकालना होता है, वो रहने दो अब आप। फॉर एग्जाम्पल एक कैलकुलेशन के लिए लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल पीआई ऑफ ग्लाइसिन कैलकुलेट करने हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ ग्लाइसिन आपको कैलकुलेट करना है। सो pKa1 फॉर दिस ग्लाइसिन इज 2.3 एंड pKa2 फॉर this is it is 9.7. So you can easily calculate isoelectric point of the glycine, that will be 2.3 plus 9.7 divided by 2 and it will be equal to 6. हो गई कैलकुलेशन? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, पहले तो ये मुझे बताओ। अगर Yes, sir, आपसे आया कोई समझ। पूछे डिफाइन द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, क्या आप डिफाइन कर पाओगे? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक ठीक। अब जिसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समझ में आ गया, ये ज्यूट्राइन कंसेप्ट समझ में आ गया, वो आराम से इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी समझ सकता है। और अगर अभी किसी को समझ में नहीं आया हो तो बता दो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज इलेक्ट्रोफोरेसिस समझने में आपको दिक्कत आएगी। आ गया समझ में? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो Yes, sir. अब देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, पहले तो ये मुझे बताओ, क्या आपने पहले सुना है कभी नाम इलेक्ट्रोफोरेसिस का? Yes, sir. क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस? Sir, बताओ थोड़ा। electrophoresis is a method in the amino acid can be separated on the basis of their pi value in the method of electrophoresis. बिल्कुल सही है। अमीनो एसिड्स एज वेल एज प्रोटीन्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक बेस्ड अपॉन देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वैल्यूज। Isoelectric point. बिल्कुल सही। तो जिसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वैल्यू पता है, वो आप मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड या प्रोटीन्स का जो मिक्सचर होता है उसको वो सेपरेट कर सकता है यूजिंग दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। ठीक है, पहले ये समझ लो इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट और किस तरह से हम एक मिक्सचर, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ मिक्सचर ऑफ द 3 अमीनो एसिड A, B and C, हाउ कैन वी सेपरेट दिस मिक्सचर यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। ठीक है, so in electrophoresis we are having a cellulose acetate Whatman paper। Whatman paper आपने कभी लेबोरेटरी में यूज किया है क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन के लिए? Yes, sir. यस सर। Sir. हाँ, तो ये सिंपल एक Whatman पेपर है विच इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज एसीटेट। ठीक है, और वी हैव सैचुरेटेड दिस पेपर विद ए बफर ऑफ द नॉन पीएच। एक नॉन पीएच के बफर सॉल्यूशन से हम लोग इसको सैचुरेट कर लेते हैं। ठीक है, एंड वी फिक्स दिस पेपर बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड, बाय कनेक्टिंग इट थ्रू ए बैटरी। एक बैटरी के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर देंगे। ये इसका सेटअप है। एक वॉटमैन पेपर है या सेलुलोज एसीटेट का पेपर है जिसको हमने एक नॉन बफर के सॉल्यूशन से सैचुरेट कर लिया। thereafter we connect that with two electrodes, cathode and anode, using a battery। that is the setup of this technique। तो इंस्ट्रूमेंट जो वर्क करता है वो इस सेटअप के ऊपर उसका वर्किंग होती है। क्लियर? नाउ सी हाउ इट विल सेपरेट a mixture of the given amino acid and what will be the pH of the buffer solution। ये हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा pH रखें बफर सॉल्यूशन का। ठीक है,
जैसे हमारे पास ये फॉर एग्जांपल वी हैव रिटन हियर A plus B plus C. We are having a mixture of the three amino acids which are having pi value. A is having pi value 3, B is having pi value 6 and C is having pi value 9. तो हमारे पास तीनों डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाले अमीनो एसिड्स हैं and isoelectric point is a value of the pH. So we will keep the pH of the buffer of the intermediate amino acid equal to the intermediate amino acid. जो intermediate हमारी कौन सी है pH यहाँ पे 6. ठीक है, ये लोअर pH है, ये हायर pH है. जो इंटरमीडिएट pH है वो कौन सी है 6. PI वैल्यू जो है हमारी फॉर B अमीनो एसिड. So we will here take the buffer of the pH value 6. Clear to everyone? कि कौन सा pH का बफर लेना है जो हमारा इंटरमीडिएट अमीनो एसिड है उसकी pH के इक्वल या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के इक्वल हमें pH का बफर यूज करना है. That's it. इसके बाद हमने जो ये मिक्सचर जो लिया है A plus B plus C, we will place that on the center of the strip. स्ट्रिप के सेंटर पे हमने रख दिया. अमीनो एसिड का जो मिक्सचर है बाय कीपिंग द pH ऑफ द बफर, और जो हमने इसको सैचुरेट किया हुआ है सेलुलोज एसीटेट पेपर को बाय द बफर ऑफ द pH 6, वी विल प्लेस आवर मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड एट द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रिप. सेंटर पे हमने रख दिया. अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से. स्विच इसका जो भी है स्विच ऑन कर दिया. अब स्विच ऑन करने के बाद क्या होगा, देयर विल बी चार्ज फ्लो. चार्ज फ्लो होगा, देयर विल बी माइग्रेशन ऑफ द अमीनो एसिड. जो अमीनो एसिड्स हैं उनका माइग्रेशन होगा. अब यहाँ है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना है. अब हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पे A, B और C अमीनो एसिड यूज किए उनमें से A किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, B कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा और C कहाँ जाएगा, ये समझना है. सो इट विल डिपेंड अपॉन द pH, जो हमने pH जिस पे हम वर्क कर रहे हैं. सो वी आर वर्किंग ऑन pH 6. नाउ सी दिस amino acid A. For that amino acid which is itself having isoelectric point value 3, this buffer pH is basic in nature. कैसा हुआ उसके लिए सॉल्यूशन, मीडियम कैसा हुआ, जिसका खुद का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 3 है, दिस value of the pH 6 of the buffer is higher than that value. So for that amino acid A, the solution will be acidic, basic or neutral. कैसा होगा सर एसिडिक होगा जिसका 3 है. नहीं, वो खुद एसिडिक हो गया ना. सॉल्यूशन उसके लिए बेसिक होगा ना, उससे हायर पीएच पे हम काम कर रहे हैं. ठीक है, ए का खुद का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 3 पीएच पर है, तो उसके लिए जो सॉल्यूशन है 6 पीएच वाला, इट विल बी बेसिक फॉर दैट. कैसा होगा उसके लिए, बेसिक. इट विल फील द सॉल्यूशन एज बेसिक. तो बेस में हमारा कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है, एनायनिक फॉर्म. ये देखो हमने यहाँ पे लिखा था, बेस में कैसी फॉर्म आ जाती है, एनायनिक फॉर्म. तो बेसिक मीडियम में हमारा जो अमीनो एसिड ए है, इट विल एग्जिस्ट एज एनायन, इट विल एग्जिस्ट इन एनायनिक फॉर्म, एंड एनायंस मूव टुवर्ड विच इलेक्ट्रोड, एनायंस मूव टुवर्ड द एनोड. नेगेटिव चार्ज कहां पे जाएगा, जो इसका खुद का नेगेटिव चार्ज है. अमीनो एसिड ए किस फॉर्म में हुआ, एनायनिक फॉर्म में, इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड है. सो इट विल बी मूव टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड. एम आई राइट? यस सर. यस. समझ में आ गया. हमारा ए कहां मूव कर जाएगा, एनोड की तरफ भागेगा. ये इसका माइग्रेशन हमें पता चल गया, इट विल माइग्रेट टुवर्ड द एनोड. नाउ सी द सी. C itself having isoelectric point value 9 and solution is having pH value 6. So what will be the nature of the solution for this particular amino acid, for this C? Is it acidic or Acidic. acidic for that? Yes, you are right. So it is acidic, and in acidic
medium the cationic form of this C will exist. कैसी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी C की? कैटाइनिक फॉर्म। कैटाइनिक फॉर्म। अब जब ये कैटाइनिक फॉर्म में है तो ये किधर मूव करेगा? कैथोड। तो C will move toward the cathode. And what about this B? B is having isoelectric point value 6. I am back. So this will show no migration toward any electrode. Reason being, we are working on the pH 6 and this B has the isoelectric point value 6. So there will be no net migration because this will exist as a deuterion form. Okay, so after some time you will be able to separate this mixture as this C has moved toward the cathode, A has moved toward the anode, and C will remain on the center point. So after some time you will remove this strip from the instrument, you will cut it into the 3 pieces and you can easily identify them or you can easily separate them. Is there any problem to anyone? नो सर। सर नो सर। हाँ बोलो कोई। सर एक्चुअली मेरे को एक डाउट है सर, जैसे बी में आपने वैल्यू दे रखी है वो 6 और ए की 3, तो सर जो हाँ। 3 है वो 6 के रिस्पेक्ट में तो एसिडिक होना चाहिए ना सर, क्योंकि उसका नहीं, पीएच कम है। हम कंपाउंड का नेचर नहीं देख रहे बेटा। कंपाउंड तो एसिडिक हो गया, बिल्कुल सही बात है आपकी। हम देख रहे हैं सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन कैसा है उसके लिए। जो हमने बफर यूज किया है, जब हमारे पास ये 3 pH का अमीनो एसिड है जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है 3, और हम जो Yes, वर्क sir. कर रहे हैं 6 pH पे कर रहे हैं, तो उसके लिए मीडियम कैसा फील करेगा होगा? उसको बेसिक फील होगा, यस सर, होगा ना। तो इसको ये बेसिक फील होगा, तो बेसिक मीडियम में हमारा एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तभी मैंने आपको कहा ना, जिसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और ड्यूट्रायन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि डिफरेंट सॉल्यूशन पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कौन सी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगी, वो इजीली इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझ जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ यही समझना है कि हमारा मीडियम कैसा फील होगा, जो हमारा पर्टिकुलर अमीनो एसिड है उसके लिए वो मीडियम कैसा होगा। ये अगर आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यहां भी भूल गए कि एनायनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी बेसिक मीडियम में, कैटायनिक फॉर्म करेगी, तो आप समझ सकते हो कि जब बेस है तो बेस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। किससे एब्स्ट्रैक्ट करता है? ड्यूट्रायन फॉर्म से। तो जब ड्यूट्रायन फॉर्म से हमारा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कहां से लेके निकलेगा? NH3 से। तो ये NH2 हो गया, तो अपने आप हमें पता चल जाएगा कि एनायनिक फॉर्म है। सर ये समझ में आ गया। सर एक और डाउट है सर। हाँ पूछो पूछो। सर जैसे यहाँ पे तो हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है कि जो बी है मतलब ये इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करेगा, बट सपोज अगर हमारे पास वैल्यूज 1, 9 या फिर 1, 10, 11 हो, तो फिर हम इंटरमीडिएट क्या लेंगे? इंटरमीडिएट उसकी कंपेरेबल लेनी होगी हमें। देखो हमारे सर पास जो बफर, आपने क्या कहा? एक तो 9 ले लिया हमने, एक 10 सर लिया। 1, 10, 11। हाँ तो इजीली हो जाएगा, 9 के आसपास रख लो, 8 या 9 के आसपास ना, क्योंकि कंपेरेबल कोई जरूरी फिक्स नहीं है कि आपको इंटरमीडिएट ही रखनी है, उसके कंपेरेबल भी रख सकते हैं हम। ठीक है, यस सर। क्योंकि जैसे हमने सपोज करो आपने कहा 1, 9 एंड 11, तो आप 9 रख लो। ठीक है, 9 रखोगे तो आपका बिल्कुल ये सेंटर वाला जो है ये मूव नहीं करेगा। और अगर आपने 8 रखा तो रिपीट कर। बहुत ही मतलब हल्का सा उसके लिए एसिडिक फील होगा उसको, क्योंकि 8 और 9 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो बहुत स्मॉल माइग्रेशन होगा, बहुत कम माइग्रेशन होगा सेंटर वाले में। ठीक है, लेकिन जो हमारा 9 और जो 1 और 11 पे कर रहा है उनमें ज्यादा माइग्रेशन होगा, तो वो हमारे कैथोड एनोड की तरफ पहुंच जाएंगे, तो सेपरेट हो जाएंगे आराम Yes, से। sir. इंटरमीडिएट के Thank you, sir. कंपेरेबल हमें रखनी होती है। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक हमारे पास सपोज करो मिक्सचर है ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड लाइसिन। तो ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमने अभी कैलकुलेट भी किया था, कितना था? 6। तो आप जब इसका टेबल देखोगे तो आपको पता चलेगा ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना? 6.1। एस्पार्टिक एसिड का होता 3 और लाइसिन का होता 9.7। तो हम किस पीएच पे काम करना चाहिए? बफर का पीएच क्या रखना चाहिए? 6.1। 6.1 या 6, क्योंकि जो हमारे पास बफर होगा वो एकदम एग्जैक्ट 6.1 नहीं होता, तो 6 ही होगा ऑलमोस्ट।
तो ऑलमोस्ट Yes, नो sir. माइग्रेशन ही होगा, 6 और 6.1 में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो 6 का Yes, पीएच sir. का हमने बफर लिया, तो 3 वाला हमारा कहाँ चला जाएगा? 3 वाले के लिए क्या होगा? मीडियम। बेसिक, बेसिक में एनायनिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है, तो जो हमारा ग्लाइसिन है वो कहाँ जाएगा? एनोड एनोड के पर। पास। और लाइसिन, लाइसिन 9.7 है, 6 पे काम कर रहे हैं, मीडियम एसिडिक हो गया इसके लिए। एसिडिक मीडियम में कैटायनिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एसिडिक में कैटायनिक, कैटायन कहाँ मूव करेगा? कैथोड पर चला कैथोड जाएगा। के तो पास। लाइसिन हमारा यहाँ आ गया। एस्पार्टिक एसिड विल रिमेन ऑन द सेंटर ऑफ द स्ट्रिप। तो ये एक आपका, एक मैंने वैल्यू दे दिए, एक मिक्सचर भी आपको बता दिया, नॉन ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड लाइसिन। ये आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो जब आप एग्जाम में लिखेंगे इसके रिगार्डिंग। देखो यहाँ पे फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में दिखाया हुआ है, ये ग्लाइसिन, ठीक है, जिसका हमारा 6 था वैल्यू, वो हमारा इट विल रिमेन एट द सेंटर ऑफ दिस स्ट्रिप। आफ्टर सम टाइम योर लाइसिन विल मूव टू द कैथोड which is having isoelectric point value 9.7, and after some time this aspartic acid will move to the anode which is having isoelectric point value 3। तो आप देखो अब यहाँ पे हमारे जो नेक्स्ट सेटअप में क्या कितने स्पॉट दिख रहे हैं? 3। इनिशियली हमारे में 1 स्पॉट था, तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया? तीनों को सेपरेट कर दिया बेस्ड अपॉन देयर Separate. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वैल्यूज। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। सिंपल है। अभी Yes, भी sir. कोई डाउट है Yes, किसी sir. को? ठीक, ठीक है, अब इसको पढ़ लेना, किसी भी बुक से पढ़ लेना, थ्योरी पूरी मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, आप एक बार पढ़ोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। साथ साथ पढ़ते रहना बस। क्या पढ़ूं, समझ तो आता नहीं है। इसके बाद यू कैन सी हियर नाउ द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कौन सी है? हम लोग जो अमीनो एसिड्स कैन शो। सो यू नो दैट अमीनो एसिड्स हैज 3 groups. One is the amino group, another is the carboxylic group, and third one is their alkyl chain. तो आप देखोगे कि जो रिएक्शंस हैं बेसिकली एल्काइल ग्रुप जो, या आपका जो भी कोई अदर अटैचमेंट है, इट विल जनरली नॉट शो एनी रिएक्शन। जनरली वी अमीनो एसिड्स शो रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अमाइनो ग्रुप, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एज वेल एज फॉर बोथ द ग्रुप्स। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है इन विच योर बोथ द ग्रुप्स विल पार्टिसिपेट। So you can write the first reactions due to NH2 group, in which the first reaction is alkylation. First reaction क्या है इसमें? Alkylation. Alkylation क्या होता है? This reaction is due to the presence of the amino group. So you are going to substitute one of the hydrogen by the alkyl group. क्या कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन जो एटम है हमारा NH2 ग्रुप में, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दैट बाय alkyl group. So this is called alkylation. So here I have written the structure of the alpha amino acid RCHCOOH and NH2 plus R primed I. This is alkyl iodide, alkyl halide. So if we treat alpha amino acids with alkyl halides, we will get alkyl substituted amino acids NHR primed. So if we are taking this alkyl halide in excess, या आप अमीनो एसिड की अमीन्स की रिएक्शंस में भी आपने ये किया होगा बिल्कुल। जब हम अमीन्स पढ़ते हैं तो अमीन्स में भी ये रिएक्शन होती है अल्काइलेशन। इफ यू आर यूजिंग एक्सेस ऑफ दिस अल्काइल आयोडाइड और अल्काइल हैलाइड, देन you will get the quaternary ammonium salt, because all the hydrogen get substituted by the alkyl group and excess of this R will substitute get attached and it will convert into a salt, quaternary ammonium salt. If you are using excess of alkyl iodide or alkyl halide, we will get quaternary ammonium salt of the alpha amino acid. If you are using a limited quantity, 1 or 2 equivalent, we will get the product accordingly. 1 equivalent यूज किया तो आपका मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, 2 equivalent यूज किया तो आपका डाई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और एक्सेस में यूज करेंगे तो वी विल गेट द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन है एल्काइलेशन। सेकंड रिएक्शन which is important reaction, this is called acylation.
ACYLATION, एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। Addition of, that is substitution. So always try to understand between the difference between the addition and substitution. Addition कब होता है? Whenever we are having unsaturation. तो unsaturation पे क्या होगा? कोई आपने मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, there is no elimination of another group. In case of substitution, we are substituting, we are replacing one of the atom or group by another atom or group. That is substitution, not addition. ठीक है? तो यहां हम क्या कर रहे हैं? We are substituting one of the hydrogen of this amino group by the acyl group. Acyl क्या होता है? RCO group, RCO, using acyl chloride. आप acyl chloride यूज कर सकते हो एसिटाइलेशन के लिए, एसाइलेशन के लिए. This is called acid halide in presence of a base. तो बेस की प्रेजेंस में हमने इसको यूज करके किया, देन वी विल गेट एसाइलेटेड अमाइनो एसिड RCHCOH NHCO R प्राइम्ड. So you can see one example of acylation, that is acetylation. एसाइलेशन हमारे कौन से हो सकते हैं? एसिटाइलेशन हो सकता है, बेंजोइलेशन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एसिड हैलाइड यूज्ड. तो एसाइलेशन या एसिटाइलेशन जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, एसिटाइलेशन कैन बी डन यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड. आप कुछ भी यूज कर सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं और एसिटाइल क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं. बट इन योर लेबोरेटरी यू विल नॉट फाइंड दिस एसिटिक एनहाइड्राइड, but this acetyl chloride is easily available. Do you know why acetic anhydride is not available in our laboratory? You can get it for research purposes, but through certain license. You can't directly purchase it and you have to keep record of its use. Acetic anhydride ऐसा नहीं है बहुत कॉस्टली है, इट्स वेरी चीप, बट इट इज नॉट इजीली अवेलेबल. पता क्यों? सिर्फ हाईली रिएक्टिव कोरेसिव होते हैं हाईली. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. रिएक्टिव है नो डाउट, बट रीजन इज समथिंग डिफरेंट. रीजन क्या है मैं बताता हूं आपको. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीजन. रीजन क्या है? आपने हेरोइन का नाम सुना है? यस सर. ड्रग्स. यस ड्रग है ना. हेरोइन क्या होती है? एसिटाइल मॉर्फिन. यस सर. मतलब मॉर्फिन क्या होती है? अफीम. अफीम का नाम सुना होगा ना. यस सर. यस सर. अफीम इज कॉल्ड मॉर्फिन. ठीक है. और हेरोइन क्या है? एसिटाइल मॉर्फिन. अगर हमने अफीम का एसिटाइलेशन करा दें तो क्या बन जाता है वो? मॉर्फिन, एसिटाइल मॉर्फिन, विच इज कॉल्ड हेरोइन. अफीम की कॉस्ट क्या होती है? लैक्स में होती है ना. और जो आपका हेरोइन है उसकी कॉस्ट किस में होती है? और ज्यादा होती होगी. और ज्यादा होती है, करोड़ में होती है. यस सर. तो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि आप अफीम प्रोड्यूस करें और उसको हेरोइन में कन्वर्ट कर लें. दैट इज द रीजन. तो जब अफीम जो एग्रीकल्चर जो करते हैं लोग, जो प्रोड्यूस करते हैं, अफीम प्रोड्यूस करते हैं, उनको एक सर्टेन लाइसेंस के थ्रू ही एक परमिशन मिलती है. एक उनको पूरा रिकॉर्ड बताना पड़ता है गवर्नमेंट को कि आप कितने एकड़ के अंदर आप कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं. गवर्नमेंट बीच बीच में आके चेक करती है उसको. फिर जो सारा आपका प्रोडक्शन होता है उसको गवर्नमेंट परचेज करती है. ठीक है. और लोग क्या करते हैं? इलीगल जो स्मगलिंग वगैरह जो करते हैं वो उसको अलग से सेल कर देते हैं. और अगर किसी के पास एसिटिक एनहाइड्राइड हुआ तो वो क्या करेगा? सीधा सिंपल. ये इसकी खास बात और ये होती है कि ये एक्वस मीडियम में आराम से रिएक्ट कर जाता है. कोई कंडीशन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. आपने एज इट इज लिया, उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड डाला जो कि बहुत सस्ता आता है, 500 ml आ जाता है, 500-600 रुपए का आ जाता है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है.
500 रुपए का आपने खर्च किया और आपने उसको लैक्स की चीज को करोड़ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, डालोगे तो इमीडिएटली यू गेट एसिटाइलेटेड एंड यू विल गेट द हेरोइन। तो गवर्नमेंट इसलिए उसको इसको बैन किया हुआ है, ठीक है। और जो ये एसिटाइल क्लोराइड है इससे इतना इजीली नहीं होता है, इट इज हाईली रिएक्टिव, इट गेट इजिली हाइड्रोलाइज बाय द मॉइस्चर। आप पानी तो छोड़ो, आप मॉइस्चर से भी हाइड्रोलाइज होकर के एसिटिक एसिड बना लेगा एंड इट विल नॉट रिमेन रिएक्टिव, ठीक है। जो आप एसिटाइलेशन कर रहे हैं वो नहीं होगा। जब हम एसिटाइलेशन करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड्स, वी हैव टू कीप द ड्राई कंडीशंस, एनहाइड्रस कंडीशंस, बट एसिटिक एनहाइड्राइड कैन बी यूज्ड इन एक्वस मीडियम एज वेल। तो ये रीजन है, सिर्फ इतनी सी बात है। तो जब हम इसका एसिटाइलेशन करेंगे तो क्या होगा, one of the hydrogen will get substituted by this acetyl group and you will get an acetyl glycine। तो हम जो ये रिएक्शन यूज करते हैं ये हम प्रोटेक्शन पर्पज के लिए यूज करते हैं। आगे जब हम अमीनो एसिड से पेप्टाइड सिंथेसिस करेंगे देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द अमाइनो ग्रुप, क्योंकि हम नहीं चाहते कि रिएक्शन में हमारा अमाइनो ग्रुप पार्टिसिपेट करे, तो हमें क्या करना होता है, इसको प्रोटेक्ट करना होता है। तो वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग प्रोटेक्शन इज द एसिटाइलेशन और बेंजोइलेशन। बाद में हम इसको आराम से हाइड्रोलाइज करके, ये एमाइड बॉन्ड हुआ NHCO, दिस इज द एमाइड बॉन्ड, सो एमाइड बॉन्ड कैन इजीली बी हाइड्रोलाइज बैक टू द अमाइनो ग्रुप एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये वापस से अमाइनो ग्रुप फ्री हो जाएगा। तो हम प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं इस रिएक्शन को। तो इसी तरह से ये जो दूसरा जो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, अटेंडेंस ले लेना क्लास रिप्रेजेंटेटिव, क्लास ओवर करने वाले हैं बस। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है वेलिन। वेलिन का अगर हम बेंजोइल क्लोराइड, यहाँ पे हमने एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड यूज नहीं किया, क्या यूज किया, बेंजोइल क्लोराइड, एंड वी आर यूजिंग एक्वस NaOH, क्योंकि बेंजोइल क्लोराइड भी हमारा एक्वस मीडियम में काम कर जाता है लेकिन एसिटाइल क्लोराइड नहीं करता। तो एक्वस NaOH यूज किया हुआ 10%, तो क्या होगा हमारा, वन ऑफ द हाइड्रोजन गेट रिप्लेस्ड बाय दिस बेंजोइल ग्रुप, बेंजोइल C6H5CO, and you will get benzoyl valine. So this reaction, this is a name reaction in which we are using benzoyl chloride in 10% aqueous NaOH solution for benzoylation purpose. This reaction is called Schotten-Baumann reaction. तो यहाँ आप एमीन हो, आपके पास अमीनो एसिड हो या फिर फिनॉल्स हो, तो जब अगर हम उनका बेंजोइलेशन करते हैं, किस किस का मैंने क्या क्या बताया आपको, अमीनो एसिड, फिनॉल्स एंड एमीन्स, कोई भी सबस्ट्रेट आपके पास हो, इफ यू डू बेंजोइलेशन यूजिंग बेंजोइल क्लोराइड एंड एक्वस NaOH 10% solution, then this reaction is called Schotten-Baumann reaction। तो ये Schotten-Baumann reaction है। तो आज यही ओवर करते हैं Schotten-Baumann reaction पे, बाकी रिएक्शंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Have a good day. Thank you, sir. Now you may leave।